तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मिट्टी। तो मिट्टी जो है, जैसा कि हमारा भारत देश है और भारत देश में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अब हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है बलुई मिट्टी। क्या होता है? बलुई मिट्टी। तो पहले हम लोग जानेंगे बलुई मिट्टी को पाई कहाँ जाती है और ये होती कैसे है। ठीक। तो बलुई मिट्टी जो है मैक्सिमम ये नदियों के किनारे पाई जाती है। समझ में है? और हाँ, इसमें बालू की मात्रा होती है। क्या होती है? अब वो लाल वाला बालू पूर्ण रूप से मत समझ लेना, लाल और सफेद सब मिला के होता है, ठीक ना। तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी कहते हैं। अब आ जाओ, इसमें उगता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसमें तरबूज, क्या होता है? तरबूज, खरबूज इत्यादि उगाए जाते हैं। समझ में आया? जैसा कि तुम लोग अगर गंगा नदी के तीरे जाते होगे, यहीं गाजीपुर में है, जानते ही हो, तो वहाँ पे किनारे पे जब क्या होता है, जब नदी सूख जाती है तो लोग तरबूज खरबूज बोते हैं। लेकिन वो अभी एक प्रकार के किसानी है और वो आत्मा को अपने शांति दे के ही बोते हैं कि अगर बोए हैं तो बाढ़ भी आएगी, पूरा खेती भी उजड़ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो बलुई मिट्टी में तरबूज खरबूज इत्यादि होते हैं। इसमें और भी चीजें उगा सकते हो जो तरबूज और खरबूज के समय में उग रही हो। अब आ जाओ, उसके बाद चिकनी मिट्टी। तो पहला हो गई बलुई मिट्टी, दूसरा हो गई चिकनी मिट्टी। अब चलो, तुम लोग थोड़ा सा छोटे क्लास में पढ़ रहे हो इसलिए बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, नहीं तो इसका विस्तार होता है। तो चिकनी मिट्टी में चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा कम हो जाती है। समझ में आया? और ये थोड़ा सा चिकना भी होता है और इसमें जो है हमारा धान गेहूं इत्यादि होता है। समझ में आया? धान गेहूं और कपास। तो चिकनी मिट्टी में मूल रूप से कपास की खेती होती है। समझ में आया? कपास उसको रुई को बोलते हैं। कपास से जो है सूती के कपड़े बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ दोमट मिट्टी। तीसरा होता है, क्या होता है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, इसमें जो है चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी का मिश्रण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। अब इसमें जो है क्या क्या बोल सकते हो? टमाटर हो गया और चना, मटर इत्यादि ना। और हमारे तरफ की जो मिट्टी है यह भी दोमट मिट्टी है, जो हम लोग जिसमें खेती करते हैं यह भी कैसी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। समझ में आया? ना तो बलुई है ना तो चिकनी है। अब आ जाओ, अब हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। जुताई। जुताई तो जानते ही हो, जुताई बताना पड़ेगा। जुताई में क्या होता है? मिट्टियों को समय समय से उलट पलट दिया जाता है। पहले जो है लोग बैलों से करते थे, अब किससे करते हैं? ट्रैक्टर से करते हैं। ट्रैक्टर के सिवा और कोई मतलब वो भी करते हैं लोग अपने मतलब कुदाल फावड़े से भी क्या करते हैं? खनते हैं ना। तो जुताई प्रक्रिया में यही होता है कि उसकी जो है
खुदाई करना, उलटना पलटना इत्यादि होता है। तो जुताई के बारे में ज़्यादा बताना नहीं है, चाहे तुम जैसे जुताई कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ बुआई। हाँ, तो बोना में क्या होता है, जब मिट्टी तैयार हो गई तो जो भी बीज होती है उसको ले जाके हम उस मिट्टी में क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब उसका नियम होता है कि एक जो है एकड़ में कितना बिया डालना है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है बुआई। अब आ जाओ खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक, तो खाद क्या होता है, आवश्यक जो भी पदार्थ चाहिए होते हैं, जो भी मतलब हमारे पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, या मिट्टी में जो भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो कमी होने लगती है, तो हम क्या मिलाते हैं उसमें, खाद मिलाते हैं, जिससे हमारे पौधे सही से तैयार हो। समझ में आ गया। अब कंपोस्ट क्या, खाद क्या होता है, जानवरों के अपशिष्ट को, मान लो जितने जानवर हैं गोबर करते हैं, और उन गोबरों को क्या कर किया जाता है, एक गड्ढा खन के और उसमें जो है ढक दिया जाता है कुछ समय के लिए, और फिर जो है वो जब सही से तैयार हो जाता है, कुछ दिन सड़ जाता है, तो उसे हम ले जाके पुनः क्या कहाँ डाल देते हैं, खेत में डालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। समझ में आया। अब आ जाओ रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक में ये होता है कि जितने रासायनिक तत्व हमें चाहिए मिट्टियों के लिए, उनको हम क्या करते हैं कि हम रासायनिक तरीके से जो है उपयोग करके और उसको जो है बना लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखते हो ना यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तुम कंफ्यूज कर रहे हो का ये है? कितने परसेंट होती है, 78% लिखा होता है उस पे, 78% लिखा होता है कि 42% लिखा यूरिया की मात्रा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने परसेंट होता है, फिर हम बता देंगे आगे। तो हो गया यूरिया इत्यादि, नाइट्रेट, फास्फोरस, जितने जिंक उंक डालते हैं सब इसी से होता है, ठीक ना। और ये खाद जो है अति घुलनशील होते हैं, जैसे ही हम डालते हैं जल्दी से 1-2 घंटे में घुल जाते हैं, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं और जो है पौधों के लिए। तो अब हम लोग जो है उर्वरक और खाद में अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे, उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक जो है मानव निर्मित है, ठीक, और यह जो है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, और इसमें जो है पादप के आवश्यक पोषक बनाए जाते हैं, जिससे जो है डायरेक्ट डाल के जो है उसको आवश्यक पोषक प्राप्त किया जा सके। अब आ जाओ खाद में। तो खाद में प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, समझ में आया। जैसे जितने पशु हैं वो अपना गोबर करते हैं, उसको ले जाकर जो है ढक दिया जाता है। बाद में जो है कुछ लोग ढकते भी नहीं है, ऐसे ले जाके जो है खेत में गांजते रहते हैं, और लास्ट में जब सड़ जाता है तो उसको ले जाके फेंक देते हैं। समझ में आया। यह खेतों में बनाई जा सकती है। समझ में आया। और इसमें पोषक पदार्थ जो है कुछ कम होते हैं। हो गया। अब आ जाओ सिंचाई। तो सिंचाई में कितने प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, बताओगे। सिंचाई में कितने प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, बताओ। किनको किनको पता है कि सिंचाई कितने पर, सिंचाई होता क्या है। जो हम फसल लगाए होते हैं उसको अब जो है पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो फसलें क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी और बर्बाद हो जाएंगी। जब पानी की आवश्यकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब पानी भरते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं,
सिंचाई कहते हैं। समझ में आया? तो सिंचाई लगभग लगभग क्या सिंचाई 4 प्रकार की होती है। तो पहला बताओ। पहला देखो, पारंपरिक विधि ये है कि जो लोग पहले जिस विधि से सिंचाई करते थे उसे हम क्या कहते हैं? पारंपरिक विधि कहते हैं। ठीक। तो मोटर या मान लो पहले जो है लोग क्या करते थे, एक वो लगा लेते थे कुएं के किनारे जो है ऐसे स्टैंड करके और एक गड़ारी लगा लेते थे। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते थे लोग? घिरनी कहते थे। ये कुआं से पानी निकालता था, ठीक, और कोई इधर से खींच रहा होता था, तो इस तरह से निकाला जाता था। तो ये हो गया पहला। या तो घिरनी की जगह मोटर लगा दो ना, तो मोटर तो डायरेक्ट कुएं से पानी उठा ही लेता है। या वो दूसरा होता है पंपी सेट, यानी जिसको बोरिंग कहते हैं, बोरिंग के माध्यम से भी ये उठा लेता है। अब आ जाओ दूसरा, चेन पंप। तो दूसरा चेन पंप हुआ करता था, मतलब एक श्रृंखला में जो है पंप बने होते थे और उससे जो है क्या होता था, सिंचाई होता था। इसे क्या कहते हैं? चेन पंप। अब आ जाओ ढेकल। ढेकली जानते हो? आए, हमारे बाबा जी बताते थे ढेकली। हम देखे हैं, हमारे ननिहाल में है भी। समझ में आया? इसको देसी भाषा में लोग ढेकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेकुली। समझ में आया? तो हमारे बाबा जी कुछ खिस्सा कहते थे। कहते थे कि आज मतलब कुआदमी आ कुबर्तन। समझ में आया? और 2-4 चीजें बताते थे वो। तो पहले कुआदमी किसको कहते हैं ये बता देते हैं शार्ट में। वो कहते थे कि मतलब कोई आदमी था, उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद जो है उसकी बीवी उसके यहाँ से भग गई थी दूसरे के यहाँ। समझ रहे हो? और जब दूसरे यहाँ भग गई थी तो अब उसको लड़का हुआ था। तो इसको पता चला, जो पहले शादी किया था उसे, जब उसको पता चला तो वो जो है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करके खाने पीने की और लेके जा रहा था। तो लेके जा रहा था तो कोई व्यक्ति पूछा, भाई कहाँ चल दिया, आप तो अकेले रहते हैं? तो वो बोला कि मेरे बीवी को लड़का हुआ है। कहा एकदम आप कुआदमी हो, आदमी हो ही नहीं। और जो बीवी भग गई उसके लिए इतनी व्यवस्था की क्या जरूरत? तो उसे कहते हैं कुआदमी। समझ में आया? अब आ जाओ कुबर्तन। कु अब आ जाओ कुबर्तन किसे कहते हैं? ढेकुलिया जो बनी होती है उसका पिन ही नहीं होता है। क्या होता है? एकदम ऐसे होता है कुछ। समझ रहे हो ना? अब इसी में जो है एक टंगना बनाया गया होता है, ऐसे मान लो गोल है, ठीक, ऐसी में जो है एक टंगना बनाया गया होता है। ऐसी में रस्सी से बांध के उसको कुएं में लटकाया जाता था और पशुओं की मदद से खींचा जाता था या आदमी खुद भी खींचता था। तो अब इसको जैसे ही जमीन पर रखा जाता था ये किधरों को ढरक जाता, तो पनिया गिराने में आसानी होती थी। समझ रहे हो ना? तो इसे क्या कहते हैं? ढेकुली कहते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ रट या उत्तोलक यंत्र। तो उत्तोलक यंत्र जैसे तुम लोग वो देखे हो, रट, रट ना, तो तुम लोग वो दोन चलाते देखे हो, उत्तोलक की तरह काम करता है ना? अरे ऐसे होता है, और यहाँ पे देखते हो कुछ एक थुन्नी लगा के लगाया गया होता है, यहाँ पे भार लटकाया गया होता है, यहाँ से जो है किया गया होता है।
समझ रहे हो ना? तो ये उत्तोलक की तरह काम करता था और ये पानी चलता था, समझ में आ गया? तो उसको चौथे नंबर पे आता है हमारा रहट। तो पहले नंबर पे क्या था? घिरनी या मोटर। दूसरे नंबर पे क्या था? चेन था। वो एक चेन की श्रृंखला बनी होती थी, मतलब वो लगातार घूमता रहता था और यहाँ पे छोटी-छोटी गिलासें लगाई गई होती हैं। पानी से होके जाता था, तो ये क्या करता था, पनिया साथ में लेके आता था, ऊपर गिरा देता। समझ में आया? तो दूसरा हो गया चेन हो गया। तीसरा क्या हो गया? ढेकुली या ढेकली। ढेकली ना? तो ढेकली बता ही दिया कैसा होता है। और चौथा होता है, नहीं कुबर्तन नहीं। चौथा रहट या उत्तोलक ना। तो चौथा था हमारा रहट। ठीक। अब आ जाओ, अब सिंचाई की आधुनिक विधियां देखते हैं। ये परंपरागत विधि थी, जो पुरानी विधियां थी। अब आ जाओ, हाँ, तो अब आधुनिक देखते हैं, हमारा कहाँ गया? तो पुरानी विधि याद रहेगी नहीं? चलो कुछ नहीं तो ढेकुली याद रहेंगी या ढेकली। तो पहला आ जाओ छिड़काव यंत्र। तो छिड़काव यंत्र, छिड़काव यंत्र ऐसा यंत्र है जो सिंचाई के समय जो है क्या होता है, खेतों में पानी को छिड़का जाता है। इससे जो है जब जरूरत होती है तो उसी समय पानी को क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, जिससे पानी कम लगता है और फसल अच्छी होती है। समझ में आ गया? अगर कोई नाम है तो देख लो। तो छिड़काव यंत्र देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग? नहीं देखे हो तो कहीं जो है वीडियो वगैरह देख लेना, छिड़काव यंत्र क्या होते हैं वो। हाँ, हमेशा जो है अब नए नए यंत्र आ गए हैं, उसमें एक पाइप लगा दी जाती है खेतों में और उसमें जगह जगह छिड़काव यंत्र लगा दिए जाते हैं, तो वो अपने से छिड़कते रहते हैं, घूमते रहेंगे और छिड़कते रहेंगे, तो पानी कम लगता है और समय पे सिंचाई भी हो जाती है। अब आ जाओ ड्रिप यंत्र। तो दूसरा है ड्रिप यंत्र। ड्रिप यंत्र में यह होता है, ड्रिप यंत्र, यंत्र, तंत्र नहीं, तंत्र है, तंत्र है। अच्छा, तंत्र यानी सिस्टम है, तंत्र है का वहां भी। तंत्र यंत्र भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यंत्र मतलब वो व्यवस्थाएं, समझ में आया? तंत्र मतलब वो तंत्रिका तंत्र वाला हो गया, पूरा विधि जहां तक पहुंचता है। यंत्र और तंत्र में अंतर है, समझ रहे हो? जैसे नस जो हमारे शरीर में फैली है उसे क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। समझ में आ गया? यंत्र मतलब कोई एक मशीन हो गई, उसे हम क्या कहेंगे? यंत्र। तो छिड़काव यंत्र भी हो सकता है और छिड़काव तंत्र मतलब ये हुआ कि जहां से लगा है और जहां तक पानी छिड़क रहा है उसे क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। समझ में आया? तो तंत्र भी और यंत्र भी उपयोग कर सकते हो। तो तंत्र मतलब पूरी व्यवस्था लगा दी है शुरू से लेके अंत तक, और छिड़काव यंत्र उसे कहेंगे जो एकदम लास्ट में लगा है, जो काम केवल उसका काम है छिड़कने का। समझ में आ गया? अब आ जाओ, तो इसमें जो है पौधों के जड़ों तक जो है बिछा दिया जाता है इसको, और वहां पे बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा जाता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। अब खरपतवार आ गया। अब आ जाओ खरपतवार।
तो खरपतवार कहते किसे हैं? चल ही नहीं रहा है, खत्म भी हो गया। हाँ, ये तो गरीबी कूट-कूट के भरी है। चलो तब तक इसको 2-2 बूँद जो है ज़िंदगी की 2 बूँद पोलियो पिलाते हैं। भाई देखो 2 बूँद बच्चा हो तो पी के जी जाओ, फिर आगे देखा जाएगा। तो चलो ज़िंदगी का 2 बूँद इसको पिला दिए, शायद कुछ करे। तो खरपतवार क्या करता है? नहीं पी पाया भाई। एक और है ना, वो शायद कुछ चले। खरपतवार। अच्छा, पतवार माने होता क्या है? पतवार किसे कहते हैं? नहीं, पतवार केवल कह रहे हैं। अरे नाव चलाते वक्त तो दोनों ओर लगा रहता है, जो पनिया को पीछे धक्का देने का काम करता है। समझ में आ गया? तो हाँ, ये मतलब वो जो है किनारे लगाने वाला व्यवस्था होता है। तो दोनों मिला के खरपतवार मतलब ऐसा ऐसे पौधे जो फसलों के साथ जो है अवांछित रूप से उग आते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अब उग जाएँगे तो उनसे नुकसान क्या होगा? एक तो ज़मीन में जो भी खाद्य पदार्थ है या आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको भी वो क्या करेगा? लेगा। और या सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है, वो पूर्ण रूप से पौधों पे पड़ने नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो कहीं न कहीं हमारे फसलों को क्या होगा? नुकसान होगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब इसको खरपतवार को फसलों में से अलग करना निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। समझ में आ गया? अब कुछ रासायनिक विधि है जिसके माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं? खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D का छिड़काव करने से खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो है उनके मतलब जितने खरपतवार होते हैं, उनको जो है थोड़ा-सा उनके बारे में गहन अध्ययन करके ये दवाई बनाई जाती है, जिससे खरपतवार को नुकसान पहुँचे, पौधों को नहीं पहुँचे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो हम लोग दवा छिड़कते हैं खरपतवार नष्ट करने के लिए, वो जो है केवल खरपतवार को ही नुकसान पहुँचाता है, बल्कि साथ-साथ में फसलों को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे फसल की अपेक्षा जो है ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचाता है? खरपतवार को ही पहुँचाता है, इसलिए हम दवाई का छिड़काव करते हैं। कभी-कभी स्थिति तो ये आ जाती है कि ज़्यादा जब छिड़क देते हैं तो हमारी फसल ही बर्बाद हो जाती है। समझ में आ गया? अब आ जाओ कटाई। तो कटाई में क्या होता है कि जो भी हमारी फसल अब तैयार हो गई होती है, पूर्ण रूप से पक चुकी होती है, तो अब उसे हम क्या करते हैं, वो खेतों में से काटने की व्यवस्था करते हैं। या मशीन से भी हो सकता है और हाथों से भी, ठीक? तो शहर वालों के हिसाब से मशीन से होता है। देहात वालों को पता है कि हम लोग जो है हाथ से कितना जो है मेहनत करते हैं, एक-एक इंच घुसुक-घुसुक के, हैं? यानी भारत के किसान जो है, भारत के क्या पूरे विश्व के किसान पूरा जो है एक-एक इंच धरती घुसुक-घुसुक के नाप देते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ कटाई हो गया ना? और इसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। समझ में आया? और इसी से शायद थ्रेसर भी बना है। अब आ जाओ भंडारण। तो भंडारण के बारे में तुम लोग जानते ही हो कि जब मान लो कि उसको दवाई हो गई या उसमें से हमारा फसल निकल गया, तो उसको हम एक जगह ले जाके एकत्रित करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। समझ में आ गया? अब कुछ जो है अलग-अलग चीज़ें हैं, उनको तुम खुद याद करोगे, इसमें वो बताने योग्य चीज़ें नहीं रहीं। नहीं, ठीक है?
अब इसको ध्यान दोगे?